नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार कलोरिया गुरुजी एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। मैं बात करूंगा आज ब्लड के बारे में। बायोलॉजी में ब्लड के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले अपन किसी भी प्रकार के कोई भी टॉपिक के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो अपन बात करेंगे कि सबसे पहले खुद वो टॉपिक क्या होता है। खुद टॉपिक क्या होता है तो मैं सबसे पहले चर्चा करता हूँ कि सर रक्त होता क्या है। वो बाद की बात होती है कि ये लाल होता है, पीला होता है, काला होता है और हाँ ना जो भी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्लड होता क्या है। खुद ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि ब्लड एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है। ब्लड जो होता है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक होता है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ब्लड एक लिक्विड रूप होता है जो कि तरलीय रूप में होता है और छोटे छोटे अणुओं से मिलकर एक संयोजी रूप में मिलकर एक शरीर के अंग में, यानी ऊतक के समान अपना एक शरीर के अंग के समान अपना अंग बना लेता है। अब मैं बात करूँगा रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है। रक्त के अध्ययन के बारे में चर्चा करते हैं कि सर रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। रक्त के अध्ययन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि रक्त का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाएगा, हीमेटोलॉजी। क्या कहलाएगा, हीमेटोलॉजी। बात होती है सर शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त होता है। शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त होता है। शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त होता है तो बात इतनी होती है कि सर शरीर के प्रत्येक अंग में रक्त एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा। ये जाएगा किसके कारण, जाने के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती है। एक होती है वैशाख धमनी और एक होती है शिरा। एक होती है धमनी और एक होती है शिरा। धमनी और शिरा दोनों के माध्यम से शरीर में रक्त का परिवहन होता है। मतलब कि शरीर में जो रक्त होता है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक रक्त वाहिनियों के माध्यम से जाता है। और रक्त वाहिनियां जो होती है दो प्रकार की होती है। एक होती है धमनी और दूसरी होती है शिरा। यानी कि शरीर में रक्त को लाने और ले जाने का जो कार्य करने वाली जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो कौन कौन सी होती है, धमनी और शिरा। अब बात होती है कि शरीर में रक्त का परिवहन होता है तो शरीर में रक्त का जो परिवहन होता है उस परिवहन के अध्ययन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि शरीर में रक्त परिवहन का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। मैं बात करता हूं सर शरीर में जो एंजियोलॉजी जो होता है, एंजियोलॉजी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि एंजियोलॉजी जो होता है हमारे शरीर में रक्त परिवहन का अध्ययन होता है। रक्त का जो अध्ययन होता है हीमेटोलॉजी कहलाता है। एंजियोलॉजी के जनक के बारे में या फिर मैं कहूं तो ये कह सकता हूं कि सर शरीर में रक्त परिवहन के अध्ययन एंजियोलॉजी का जो जनक होता है, एंजियोलॉजी के जनक के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि एंजियोलॉजी का जो जनक होता है वो विलियम हार्वे है। कौन है, विलियम हार्वे है। मैं बात करूंगा रक्त के बारे में। रक्त सामान्य स्वस्थ व वयस्क मनुष्य में, सामान्य स्वस्थ व वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि सामान्य स्वस्थ व वयस्क मनुष्य में रक्त की जो मात्रा होती है वो 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। कितनी होती है भैया, 5 से लेकर 6 लीटर तक होती है। मैं बात करूंगा कि संपूर्ण वजन के हिसाब से जो रक्त की मात्रा के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि संपूर्ण वजन जो होता है मानव शरीर के संपूर्ण वजन के हिसाब से अगर मैं चर्चा करूं, संपूर्ण वजन के हिसाब से मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है भैया, 7% होती है। जैसा कि मैं चर्चा करूँ कि किसी भी व्यक्ति विशेष में रक्त वजन जो होता है ये 70 किलो है। कितना होता है भैया, 70 किलो वजन होता है। इस 70 किलो वजन का 7% जो भाग होता है, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि ये लो जी 4 किलो 900 ग्राम। तो यही बात होती है कि 5 से लेकर 6 लीटर के बीच में सामान्य स्वस्थ व वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा
होती है। बात होती है कि 5 से लेकर 6 लीटर। अब बात ये भी होती है सर 5 से लेकर 6 लीटर एग्जैक्ट के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि 5 लीटर जो रक्त होता है ये तो महिलाओं में होता है और 6 लीटर जो होता है ये किस में होता है, पुरुषों में। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि महिलाओं में हर चीज कम होती है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में हर चीज कम होती है। किसी भी प्रकार के, जैसे मस्तिष्क के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ कि इस तरह मस्तिष्क का वजन जो होता है महिलाओं में कम होता है। हृदय के वजन के बारे में चर्चा करूँ तो हृदय का वजन भी महिलाओं में कम होता है। और ब्लड के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि ब्लड जो होता है ये ब्लड भी महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा कम होता है। अब मैं बात करूँगा कि मानव शरीर में जो रक्त होता है इस रक्त के pH मान के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि pH जो मान होता है ये कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है भाई साहब, 7.4 होता है। इस 7.4 जो pH मान होता है, इस pH मान के हिसाब से अगर मैं चर्चा करूँ कि इसका जो प्रकृति जो होती है ये प्रकृति कैसी होती है, इसकी प्रकृति के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है भाई साहब, अल्पक्षारीय। कैसी होती है भाई साहब, अल्पक्षारीय। मैं छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ आपको कि रक्त जो होता है सर इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। सबसे पहले बात अपन करेंगे कि रक्त की जो उत्पत्ति होती है ये उत्पत्ति होती कहाँ से है। ब्लड की उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि मानव में जब जो भ्रूण होता है, मादा के गर्भ में जो भ्रूण होता है उससे गर्भाशय के भ्रूण में 3 प्रकार की झिल्लियाँ होती है। 3 प्रकार की भ्रूणीय झिल्ली होती है। एक होती है मेसोडर्म, एक तो होती है मेसोडर्म, दूसरी होती है एक्टोडर्म और एक होती है एंडोडर्म झिल्ली। कौन सी होती है, एंडोडर्म झिल्ली। तो मैं बात करूंगा मानव रक्त के बारे में कि रक्त की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है। रक्त की उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि रक्त की जो उत्पत्ति होती है भ्रूणीय जो झिल्ली होती है, भ्रूणीय मेसोडर्म जो झिल्ली होती है, इस मेसोडर्म झिल्ली के माध्यम से रक्त की उत्पत्ति होती है। ये तो होती है इसकी सामान्य बात, मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक होता है। सामान्य स्वस्थ व वयस्क मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है 5 से लेकर 6 लीटर। संपूर्ण वजन के हिसाब से रक्त की जो मात्रा होती है वो 7%। संपूर्ण वजन का बाहर का जो होता है उसमें 7%। रक्त की जो उत्पत्ति होती है भ्रूणीय जो झिल्ली होती है मेसोडर्म झिल्ली उसके माध्यम से होती है। और रक्त का जो अध्ययन होता है वो हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त परिवहन का जो अध्ययन होता है वो एंजियोलॉजी कहलाता है। रक्त परिवहन के अध्ययन के जनक के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि रक्त परिवहन के अध्ययन का जो जनक होता है वो कौन है, विलियम हार्वे। ये इसकी सामान्य बात होती है। अब मैं बात करूंगा कि सर ब्लड जो होता है ब्लड जो होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। ब्लड जो होता है यह 2 भागों में बटा हुआ होता है। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रुधिर कणिकाएं। रक्त जो होता है ये 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है प्लाज्मा और दूसरा कौन सा होता है, रुधिर कणिकाएं। रक्त 2 भागों में प्लाज्मा और रुधिर कणिकाओं में बटा हुआ होता है। बात इतनी होती है कि सर जब रक्त अपने आप के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि रक्त जब खुद जो होता है ये अपने आप में 100% भाग होता है, लेकिन जब ये 2 भागों में बट गया तो ये अलग अलग भागों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि रक्त का जो प्लाज्मा भाग होता है ये संपूर्ण रक्त का कितना % पार्ट होता है, 55% भाग। और संपूर्ण रक्त का रुधिर कणिकाओं के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रक्त की कितनी % रहेगी, 45% भाग। मतलब कि संपूर्ण रक्त का प्लाज्मा जो रहेगा ये 55% भाग रहेगा और संपूर्ण रक्त का 45% जो भाग रहेगा ये कौन सा रहेगा, रुधिर कणिकाएं। अब दोनों को तो अपन साथ पढ़ नहीं सकते, अपन बात करेंगे केवल और केवल किसकी, प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि प्लाज्मा जो होता है ये संपूर्ण रक्त का तो 55% भाग होता है। प्लाज्मा जो होता है संपूर्ण रक्त का तो 55% भाग होता है, लेकिन अपने आप के बारे में अगर मैं चर्चा करूं, इसकी खुद प्लाज्मा के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि प्लाज्मा अपने आप में कितना % भाग होगा भाई साहब, 100% भाग। कितना % भाग रहेगा, 100% भाग। अब बात करेंगे अपन इसी 100% भाग को लेकर। मैं बात करूं प्लाज्मा में से, प्लाज्मा जो 100% होता है अपने आप में, इस प्लाज्मा में 100% में 90 से लेकर 92% जो भाग होता है केवल और केवल किसका होता है,
जल का होता है। किसका होता है? जल का। प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% जो भाग होता है किसका होता है? जल का होता है। बचा हुआ 8 से लेकर 10% जो भाग होता है ये किसका होता है? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का। कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का। प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का 55% भाग, जिसमें 90 से लेकर 92% भाग जो रहेगा ये जल का रहेगा। 8 से लेकर 10% जो भाग रहेगा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का। बात होती है सर कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते कौन से हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते कौन से हैं? कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, मिनरल्स आदि, ये जो सभी होते हैं ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब बात ये होती है कि सर 8 से लेकर 10% जो भाग होता है, 8 से लेकर जो 10% भाग होता है कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ, इस 8 से लेकर 10% भाग में से केवल और केवल जो 7% जो भाग होता है किसका होता है भाई साहब? प्रोटीनों का होता है। किसका होता है? प्रोटीनों का होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो 100% भाग होता है इसमें 90 से लेकर 92% भाग तो जल का है। तो जल का इतना कोई खास से अपन ये नहीं कह सकते कि जल का कोई खास इश्यू नहीं होता। जल केवल और केवल ये जो पदार्थ होता है इसको लिक्विड बनाने का कार्य करता है, लेकिन बाकी का जो इसका मेन जो वजूद रखने वाला जो है भाग वो कौन सा होता है? 8 से लेकर 10% भाग। 8 से लेकर 10% जो भाग होता है ये कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुई, प्रोटीन हुआ, खनिज लवण हुआ। इस 8 से लेकर 10% भाग में केवल और केवल 7% जो भाग रहेगा ये किसका रहेगा? प्रोटीनों का रहेगा। किसका रहेगा बेशा? प्रोटीनों का रहेगा। तो मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि 8 से लेकर 10% भाग में केवल और केवल 7% भाग के लाभ प्रोटीनों की रखा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो होता है ये प्रोटीनों से मिलकर बना हुआ, क्योंकि 8 से लेकर 10% भाग में केवल और केवल 7% भाग किसका है? प्रोटीनों का। तो मैं ये कह सकता हूं कि प्लाज्मा एक प्रोटीनों से मिलकर बना हुआ द्रवीय चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है, जिसकी उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है भाई साहब? पीली अस्थि मज्जा से। कहां से होती है? पीली अस्थि मज्जा से। अब बात हुई कि सर आपने ये कहा कि 8 से लेकर 10% भाग कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों में 7% भाग अकेला प्रोटीनों का। तो प्रोटीनों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि ये 7% जो प्रोटीन होती है होती कौन कौन सी है? इन प्रोटीनों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि एल्ब्यूमिन, एक रही ग्लोबुलिन, एक रही फाइब्रोनोजन और एक रही वैसा प्रोथ्रोम्बिन। ये 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। जो 7% जो प्रोटीन होती है, इस प्रोटीनों के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि ये 4 प्रकार की प्रोटीन होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है एल्ब्यूमिन, एक होती है ग्लोबुलिन, एक होती है फाइब्रोनोजन और एक होती है वैसा प्रोथ्रोम्बिन। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में। एल्ब्यूमिन प्रोटीन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि प्लाज्मा की तरफ से शरीर में प्रत्येक पार्ट जो होता है अपने आप में वजूद रखता है, लेकिन मैं बात करूंगा इसी प्लाज्मा की तरफ से अगर मैं चर्चा करूं कि शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण कराना, शरीर में रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ावा देना, या शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करने का जो कार्य करने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है भैया? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। कौन सी होती है? एल्ब्यूमिन प्रोटीन। और इस ग्लोबुलिन प्रोटीन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि ये शरीर में जो एंटीबॉडी जो प्रदान करने वाली जो प्रोटीन होती है एल्ब्यूमिन, उसको सहारा प्रदान करने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। कौन सी होती है? ग्लोबुलिन प्रोटीन। मैं बात करूंगा फाइब्रोनोजन प्रोटीन के बारे में। शरीर में कहीं ना कहीं रक्तस्राव होता रहता है, एनिमल किसी न किसी कारणवश
मान लो मैं कहीं पर गिर गया, एन एक्सीडेंट हो गया, कट फट गया, कहीं पर भी अगर कट फट गया, एन एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर गिर गया, तो शरीर में रक्त स्राव होना ज़रूरी है। शरीर में जब रक्त स्राव होगा, अगर रक्त स्राव को रोकना भी है तो रोकने के लिए भी मतलब ये हमें बहुत ज़रूरी बात है कि हमें रक्त का स्राव जो होगा ये रुकेगा नहीं तो व्यक्ति की मृत्यु होना सिंपल सी बात है कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो बात ये होती है कि सर शरीर में रक्त का स्राव होना भी ज़रूरी है और रक्त का स्राव रुकना भी ज़रूरी है, यानी थक्का बनाए रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है। तो शरीर में जो रक्त का जो थक्का बनाए रखने वाले जो प्रोटीन के बारे में, यानी रक्त स्राव के होने के पश्चात रक्त का थक्का बनाए रखना, रक्त को रोकने के लिए रक्त का थक्का बनाए रखने वाली जो प्रोटीन जो होती है वो कौन सी होती है भैया? फाइब्रोनोजन प्रोटीन। ये फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होती है, इस फाइब्रोनोजन प्रोटीन में एक फाइब्रोन पदार्थ होता है। ये फाइब्रोन जो पदार्थ होता है ये रक्त का थक्का बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। लेकिन मैं बात करूंगा इस प्रोथ्रोम्बिन के बारे में। ये प्रोथ्रोम्बिन जो होती है ये भी फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होती है उसको रक्त का थक्का बनाए रखने में सहायता प्रदान करने वाली जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है भैया? प्रोथ्रोम्बिन। बात हुई प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का 55% भाग, अपने आप में 100% भाग। प्लाज्मा की उत्पत्ति पीली अस्थि मज्जा से। प्लाज्मा एक पीले रंग का द्रवीय चिपचिपा पदार्थ होता है। प्लाज्मा जो होता है, प्लाज्मा में 90 से लेकर 92% भाग जल का होता है, 8 से लेकर 10% भाग कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ का होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ, वसा हुई, प्रोटीन हुआ, खनिज लवण हुआ। 8 से लेकर 10% भाग में केवल और केवल 7% भाग अकेला किसका होता है? प्रोटीनों का। प्रोटीन 4 प्रकार की, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। मैं बात करूंगा संपूर्ण जो प्लाज्मा भाग है, रक्त का 55% भाग जो संपूर्ण जो प्लाज्मा भाग है, इस प्लाज्मा भाग में जैसे जल भी आया, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ भी आए, प्रोटीन वगैरह भी आए, इनसे समस्त प्रकार का जो प्लाज्मा जो भाग है, इस प्लाज्मा भाग में से मैं केवल और केवल फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल दूं। किसको निकाल दूं भैया? फाइब्रोनोजन प्रोटीन को। अगर मैं केवल और केवल फाइब्रोनोजन प्रोटीन को निकाल देता हूं तो बचा हुआ जो भाग होता है वो क्या कहलाएगा? सीरम। क्या कहलाएगा? सीरम। और सीरम के अध्ययन के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि सीरम का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी। क्या कहलाएगा? सीरोलॉजी। ये तो होता है हमारा प्लाज्मा भाग। कौन सा होता है? प्लाज्मा भाग। अब मैं बात करूंगा रुधिर कणिकाओं के बारे में। प्लाज्मा भाग हमने कंप्लीट किया। मैं बात करूंगा रुधिर कणिकाओं के बारे में। देखना, मैंने आपको पहले बताया था कि रक्त 2 भागों में बटा हुआ होता है, एक होता है प्लाज्मा और एक होती है रुधिर कणिकाएं। तो बात ये होती है कि प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है, लेकिन जो रुधिर कणिकाएं जो होती है, प्लाज्मा 55% भाग होता है, तो रुधिर कणिकाओं के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि रुधिर कणिकाएं जो होती है संपूर्ण रक्त की कितने % भाग होती है? 45% भाग होती है। बात होती है कि सर रुधिर कणिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सबसे पहले अपन किसी भी चीज़ के बारे में चर्चा करें तो अपन उसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे कि वो उत्पन्न कहाँ से होती है। इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि रुधिर कणिकाएं जो होती है ये वयस्क अवस्था में तो सारी की सारी जो रुधिर कणिकाएं होती है वयस्क अवस्था में तो ये केवल और केवल कहाँ से उत्पन्न होती है? लाल अस्थि मज्जा से होती है। कहाँ से होती है? लाल अस्थि मज्जा से होती है। लेकिन मैं बाल्य अवस्था के बारे में चर्चा करूँ या बाल्य अवस्था के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि बाल्य अवस्था में तीनों प्रकार की जो रुधिर कणिकाएं होती है वो अलग अलग स्थानों से उत्पन्न होती है। लेकिन बात ये होती है कि रुधिर कणिकाओं की उत्पत्ति वयस्क अवस्था में जो होती है वो केवल और केवल लाल अस्थि मज्जा से ही होती है। अब बात होती है सर रुधिर कणिकाएं जो होती कितने प्रकार की हैं? रुधिर कणिकाएं जो होती है ये होती कितने प्रकार की हैं? रुधिर कणिकाओं के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ वैसे रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार के होती हैं। 3 प्रकार की रुधिर कणिकाएं RBC, WBC और एक होता है प्लेटलेट्स। एक होती है RBC, एक होती है WBC और एक होती है प्लेटलेट्स।
आरबीसी के पूरे नाम के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि आरबीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है लाल रुधिर कणिकाएं। आरबीसी का पूरा नाम लाल रुधिर कणिकाएं होता है। डब्ल्यूबीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है श्वेत रक्त कणिकाएं। प्लेटलेट्स के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि प्लेटलेट्स जो होता है इसे अपन पट्टिकाणु, बिंबाणु के नाम से भी कह सकते हैं। मतलब बात ही होती है कि पहले तो सर आरबीसी या लाल रुधिर कणिकाओं के बारे में पूछ लिया जाता था, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रक्त कणिकाओं के बारे में पूछ लिया जाता था। आजकल इनका सभी का अलग अलग नाम और आने लगे। जैसे आजकल की जो एनसीईआरटी जो बुक होती है, एनसीईआरटी बुकों में से सब में अलग अलग नाम है। तो मैं बात करूंगा आरबीसी का जो नया नाम है वो होता है वैशाब इरिथ्रोसाइट। क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। तथा डब्ल्यूबीसी का जो नया नाम आया है उसके बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स को और अपन किस नाम से जान सकते हैं वैशाब? थ्रोम्बोसाइट। किस नाम से जान सकते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये सारे के सारे कंप्लीट हैं। फिर से चर्चा करूंगा। रुधिर कणिकाएं संपूर्ण रक्त की 45% होती है, जिसकी उत्पत्ति संपूर्ण रक्त की जो 45% जो भाग होता है रुधिर कणिकाओं की, जिसकी उत्पत्ति वयस्क अवस्था में जो होती है वो लाल अस्थि मज्जा से होती है। 3 प्रकार की होती है, एक होती है आरबीसी, एक होती है डब्ल्यूबीसी और एक होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी का पूरा नाम लाल रुधिर कणिकाएं होती है, डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम श्वेत रक्त कणिकाएं होता है। प्लेटलेट्स को अपन और किस नाम से जान सकते हैं? पट्टिकाणु या बिंबाणु के नाम से भी जान सकते हैं। आरबीसी का जो नया नाम है इरिथ्रोसाइट है। डब्ल्यूबीसी का जो नया नाम होता है वो कौन सा होता है? वैशाब ल्यूकोसाइट होता है। और प्लेटलेट्स के नए नाम के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि थ्रोम्बोसाइट होता है। अब बात होती है सर अपन तीनों को एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, अपन एक एक को कर अपन सारे को अलग अलग हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया आरबीसी का पूरा नाम लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। आरबीसी के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि सर आरबीसी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि सभी प्रकार की रुधिर कणिकाओं की वयस्क अवस्था में उत्पत्ति तो सभी की एक जगह से होती है, लाल अस्थि मज्जा से। लेकिन अगर मैं बात करूंगा इनकी बाल्य अवस्था के बारे में तो बाल्य अवस्था में इनकी जो उत्पत्ति होती है वो अलग अलग स्थानों से होती है। तो मैं आरबीसी की बाल्य अवस्था के बारे में अगर उत्पत्ति के बारे में चर्चा करता हूँ कि बाल्य अवस्था में जो आरबीसी की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? यकृत से, या फिर मैं कह सकता हूँ कहाँ से होती है? प्लीहा से। आरबीसी की बाल्य अवस्था में जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? प्लीहा से। और वयस्क अवस्था में जो आरबीसी की जो उत्पत्ति होती है, वयस्क अवस्था में आरबीसी की जो उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है? लाल अस्थि मज्जा से। कहाँ से होती है? लाल अस्थि मज्जा से। बात होती है सर आरबीसी। आरबीसी संपूर्ण जो रुधिर कणिकाएं होती हैं, मतलब कि मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपने आप में प्रत्येक चीज अपने आप में 100% होती है। मैंने आपको एक बात बताई कि रुधिर कणिकाएं जो होती है संपूर्ण रक्त की तो 45% भाग होती है, लेकिन अपने आप की खुद की अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि खुद अपने आप की जो रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये अपने आप की 100% पार्ट होती है। इस समस्त प्रकार की रुधिर कणिकाओं के बारे में मैं केवल और केवल आरबीसी के बारे में चर्चा करूं कि आरबीसी जो होती है समस्त प्रकार की रुधिर कणिकाओं में से 90 से लेकर 99% जो भाग होता है वो केवल और केवल किसका होता है? आरबीसी का होता है। किसका होता है भाई साहब? आरबीसी का होता है। अब मैं चर्चा करता हूँ आरबीसी की संख्या के बारे में। आरबीसी की संख्या कितनी होती है? आरबीसी की संख्या के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि आरबीसी की जो संख्या होती है ये बच्चों में, पुरुषों में और महिलाओं में, तीनों में अलग अलग होती है।
आरबीसी की जो संख्या होती है बच्चों, पुरुषों और महिलाओं में, तीनों में अलग अलग होती है। सबसे पहले मैं बात करूंगा आरबीसी की संख्या बच्चों की। बच्चों में आरबीसी की संख्या के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि बच्चों में जो आरबीसी की जो संख्या होती है 60 से लेकर 65 लाख प्रति एम क्यूब रक्त में होती है, मतलब कि घन में रक्त में होती है। उसके बाद में अगर मैं पुरुषों के बारे में चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि पुरुषों में जो आरबीसी की जो संख्या होती है ये 50 से लेकर 55 लाख प्रति एम क्यूब रक्त में होती है। महिलाओं में आरबीसी की संख्या के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि महिलाओं में जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो 40 से लेकर 45 लाख प्रति एम क्यूब रक्त में होती है। अब बात ये होती है कि सर बच्चों में इतनी ज़्यादा कैसे होती है, महिलाओं में आरबीसी की संख्या सबसे कम क्यों होती है और पुरुषों में आरबीसी की संख्या इतनी कैसे होती है। बात ये होती है कि सर बच्चे, महिला और पुरुषों के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो जब ये बच्चे थे तब इनमें भी ये इतनी ही आरबीसी की संख्या थी, और जैसे जैसे व्यक्ति जैसे जैसे बड़ा होता है तो बीमार वगैरह होता है और इसका एवरेज जो होता है, एवरेज आकर अपन ये कह सकते हैं कि 50 से लेकर 55 लाख तक ये रुक जाती है। लेकिन बात ये होती है सिर्फ महिलाओं में आरबीसी की संख्या सबसे कम क्यों होती है। महिलाओं में अगर आरबीसी की संख्या के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि महिलाओं में जो रक्त स्राव की जो मात्रा होती है वो पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में रक्त स्राव की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे अपन चर्चा करें नॉर्मल तरीके से कि महिलाओं में जो मासिक धर्म पीरियड की जो प्रक्रिया होती है हर मंथ होती है, उसी कारणवश मतलब कि महिलाओं में रक्त की मात्रा भी कम होती है और जितने भी प्रकार की जो कणिकाएँ वगैरह जो होती हैं उनकी मात्रा सभी प्रकार से कम होती है। बात करेंगे अपन ये जो आरबीसी की जो संख्या होती है इनके जीवन काल के बारे में। आरबीसी की संख्या का जो जीवन काल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं कि आरबीसी का जीवन काल होता कितना है। आरबीसी के जीवन काल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि सामान्य रूप से आपने देखा होगा यही दिया जाता है कि आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, लेकिन अपन थोड़ा और भी लेते हैं। आरबीसी का जो जीवन काल होता है, मानव या मनुष्य के बारे में मैं चर्चा करूं, आरबीसी का जीवन काल मानव या मनुष्य के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि 120 दिन का होता है। कितना होता है वैसे आप 120 दिन का होता है। 120 दिन बाद में आरबीसी नष्ट होती है, दोबारा नष्ट होकर दोबारा बढ़ती है, दोबारा बढ़कर फिर से 120 दिन बाद में ये नष्ट होती चली जाती है। तो आरबीसी का जो जीवन काल केवल और केवल मानव में मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि 120 दिन का होता है। उसके बाद में अगर मैं चर्चा करूँ बच्चों में जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो केवल और केवल कितने दिन का होता है वैसे आप 100 दिन का होता है। उसके बाद में अगर मैं चर्चा करूँगा मेंढक में आरबीसी का जीवन काल होता है, वो भी कितना दिन होता है 100 दिन होता है। खरगोश के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो कह सकता हूँ कि खरगोश में आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो केवल और केवल कितने दिन का होता है 80 दिन का होता है। कितने दिन का होता है 80 दिन का होता है। फिर से मैं चर्चा करूँगा, ध्यान देना। आरबीसी की संख्या बच्चों में 60 से लेकर 65 लाख प्रति एम क्यूब रक्त में, पुरुषों में आरबीसी की संख्या 50 से लेकर 55 लाख प्रति एम क्यूब रक्त में, महिलाओं में आरबीसी की संख्या 40 से लेकर 45 लाख प्रति एम क्यूब रक्त में। मैं बात करूं जीवन काल के बारे में, जीवन काल के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो कह सकता हूं कि मानव में जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है, बच्चों में आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 100 दिन होता है, मेंढक में आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो 100 दिन होता है, और खरगोश में जो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो कितने दिन का होता है 80 दिन का होता है। मैं बात करूंगा ये जो तीनों हैं इनके बारे में हमें कोई नहीं पूछता, केवल और केवल जो पूछा जाएगा वो किसके बारे में पूछा जाएगा, मानव के बारे में पूछा जाएगा। बात होती है अपन मानव के बारे में लेकर चलते हैं आगे। ये जो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।